गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल साइंस बाय जी फोर्स। तो आज हम पढ़ेंगे NLM और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। टॉपिक है हमारे आज के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज़ इनर्शिया। मतलब आज हम तीनों लॉ पढ़ने वाले हैं और तीनों लॉ के बेसिक्स क्लियर करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इतने क्लियर बेसिक्स कर दूंगा कि आप जैसे कोई भी क्वेश्चन बिना बेसिक्स के नहीं कर सकते, ये सबको पता है। बेसिक्स आर द रूट्स ऑफ द टॉपिक। तो अपना पहले टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ के मोशन के अंदर पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया, चेंज इन मोमेंटम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंट टाइम ग्राफ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पहले हम पढ़ेंगे मोमेंट टाइम ग्राफ और इम्पल्स। तो बिना टाइम वेस्ट करें अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे एंड व्हाट इज इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, इससे हम ये भी कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है लॉ ऑफ इनर्शिया की। लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है। अ बॉडी tends to maintain its current phenomenon. A body tends to maintain its current phenomenon, मतलब हिंदी में अर्थ है अ बॉडी जो कि अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहिए विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। इसको हम अच्छे से समझते हैं। इसके तीन टाइप्स होते हैं। चलिए, इसके टाइप्स होते हैं तीन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। अभी जैसे हम इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर रहना चाहेगा बाय हिमसेल्फ। ही कांट एक्सेलरेट बाय हिमसेल्फ और कांट अटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी बाय हिमसेल्फ। मीन्स अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहेगा अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। जैसे एक बॉल है वो रखी हुई है, जब तक आप उसको जाके किक नहीं करोगे वो खुद से कोई भी तरह का मोशन शो नहीं करेगी। इट्स क्लियर। इसकी डेफिनेशन है इफ़ अ बॉडी टेंड्स टू मेंटेन इन द रेस्ट ही कांट चेंज हिज स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। वैसे ही मोशन, इफ़ मतलब आप कार में जा रहे हैं, आप कांस्टेंट वेलोसिटी पर हैं, मतलब जैसे हम फ्रिक्शनलेस और एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लिजिबल कर रहे हैं, मतलब मोशन है। तो अगर आप जा रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स के लगने के बिना वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर चलते रहेंगे। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब A0। ये बहुत ही महत्व चीज़ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर कभी भी काम नहीं आता हुआ है एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ही नहीं हुई तो एक्सेलरेशन आएगा कहाँ से। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए दूसरा करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो अगर आप मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, उसमें आप बस चल रही है, तो ये मान लीजिए, ठीक है, अगर आप सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं तो आप सर्कुलर पाथ में अगर मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको एक इस तरफ एक फोर्स अप्लाइड होगी जो कि होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो आपकी बॉडी पर एप्लीकेबल होगी एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए, लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया। अब कहते हैं व्हाट इज इनर्शिया। इन मैथमेटिकली इनर्शिया इज मास, मतलब इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्वियसली। चलिए अब चलते हम
चलिए अब न्यूटन्स लॉ ऑफ अगर हम इनर्शिया पूरा हो गया तो मैं इनर्शिया का आपको फर्स्ट लॉ का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेहतरीन। इस पे एक डी बाई क्यू है, डी बाई क्यू फर्स्ट लॉ। देखिए एक मास m है और एक सीलिंग से इसे बांधा गया है। अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर आप कांस्टेंट पुलिंग करते हैं तो आप बताइए ये यहाँ से टूटेगा या यहाँ से। अगर आप कांस्टेंट मतलब एक बहुत इंस्टेंट पुलिंग से ये यहाँ से ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि अब बॉडी मेंटेन इट्स मोशन ऑफ रेस्ट बाय हिम्स, मतलब मोशंस के अंदर वो अपने रेस्ट के मोशन में रहना चाहेगा। इंस्टेंटेनियस पुलिंग में ये अपना मोशन लूज नहीं करना चाहता, इसलिए जो इस पर मोशन लगा है उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। अगर एक स्लो पुलिंग हो तो ऑब्वियसली अगर स्लो पुलिंग होगी तो बी से टूटेगा, क्योंकि टेंशन जो होगा वो ऊपर तक चला जाएगा। ये अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बातें हैं। इसी के साथ अब हमने अपना इनर्शिया पूरा कर लिया है। अब हम चलते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं मोमेंटम ही क्या होता है। P इज इक्वल टू एम ऑफ v। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब चेंज इन P इज इक्वल टू क्या होता है? P फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक है, P फाइनल माइनस ऑफ P इनिशियल। जैसे अब मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ, थोड़ा देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम एक मास, एक ऑब्जेक्ट है उसको मान लेते हैं एक मास है, यह मास इस पे जा रहा है, ये मास इस पे जा रहा है विद द वेलोसिटी v, विद द वेलोसिटी ऑफ v। मास अगर वेरिएबल है विद वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? p इनिशियल मान लेते हैं। इसको वेक्टर का साइन क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है, डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो पी आई इज इक्वल टू पी एम, सॉरी नॉट इट्स पी, इट्स एम वी आई एस, डायरेक्शन इन्वॉल्व। पी फाइनल क्या होगा? पी, इसको यू मान लेते हैं, सॉरी, इसको पी वी आई, ठीक है। देखिए इसकी डायरेक्शन हमें माइनस लेनी पड़ेगी फाइनल की, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा नेगेटिव होगा, मतलब दूसरा नेगेटिव ही होगा। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब जब हम इनको ऐड करेंगे तो एम वी आई माइनस एम वी आई, क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है, माइनस टू एम वी ऑफ आई, चेंज इन मोमेंट। मतलब सिंपल आप ये याद रखेंगे, ये चेंज इन मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एक बता देता हूँ। इस तरह क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं, इसको तो अच्छे से रब भी नहीं होता टेस्टर से। नॉर्मल, परपेंडिकुलर, ठीक है, डायग्राम बन चुका है। देखिए ये आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो प्लस का एम वी कॉस थीटा, क्योंकि एक्स पर है, माइनस का एम वी साइन थीटा, ये माइनस का एम वी कॉस थीटा, और ये पॉजिटिव का एम वी साइन थीटा, मतलब नेगेटिव का एम वी साइन थीटा। जब आप इसका एडिशन करोगे तो एक सिंपल फॉर्मूला है, कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इफ़ अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ दिस एंड एट इट डिफ्लेक्ट एट अ 90 डिग्री विद अ कांस्टेंट मास और अ कांस्टेंट वेलोसिटी,
तब आप एक फार्मूला यूज़ कर लिएगा, इसको ऐड करके एक फार्मूला बनाए 2mv cos थीटा। मैं इस क्लास को छोटा रखना चाहता हूँ इसलिए मैंने इसको एडअप नहीं किया, बस मैंने आपको इसका लॉजिक समझा दिया है। आप इस लॉजिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा एक और टॉपिक होता है खत्म। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज proportional to the rate of change of momentum is proportional to the force applied। मतलब इसका अगर हम एक मैथमेटिकली डेरिवेशन करें तो फोर्स इज इक्वल टू द रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब से आप क्या समझे, डेल्टा पी। थोड़े से मच्छर बहुत है। डेल्टा पी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस पर बेस्ड। और एफ एवरेज। अब अगर आपसे एफ एवरेज पूछ लिया, मतलब एवरेज फोर्स पूछ ली पूरे ड्यूरेशन ऑफ कुछ भी, अब एवरेज फोर्स के बाद में आपसे पूछ सकता है फोर्स इंस्टेंटेनियस आपने बेसिक मैथ्स के अंदर पढ़ लिया होगा कि इंस्टेंटेनियस dt अपॉन dp अपॉन, थोड़ा लिखिए, dp अपॉन dt, ठीक है। ये दो तरह के फॉर्मूले हैं, प्लीज़ याद रखिएगा। अगर एफ एवरेज पूछा है तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और एफ इंस्टेंटेनियस पूछा है तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी, मतलब डेल्टा पी नॉट्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ पी अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी। इंस्टेंटेनियस एफ इंस्टेंटेनियस डी पी बाई डी टी, ओके। अगर देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मास, चलिए इसका आपने कर तो लिया ही, चलिए अब हम करते हैं दूसरा साइड। इफ मास एंड वी आर वेरिएबल, मतलब अगर m कांस्टेंट है तो होगा F इज इक्वल टू m डी वी अपॉन डी। v कांस्टेंट है, F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी डी। बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, आपको एक ऑब्जेक्ट दे देंगे, उसका मास दे देंगे m, उसकी वेलोसिटी कुछ दे देंगे वेलोसिटी, और dm बाई dt की वैल्यू दे देंगे kg/सेकेंड। समझे आप, dm बाई dt की वैल्यू दे देंगे kg/सेकेंड के अंदर, और आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। और अगर आपसे दोनों कांस्टेंट हो तो ऐसा बचेगा एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बस थोड़ा सा मेहनत मांगता है, कुछ नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग आपका मांगेगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखना। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट इसमें होता था, देखिए लीनियर मोमेंट मतलब एफ नेट ज़ीरो है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ही ज़ीरो है, तो डेल्टा पी तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा ना। समझे आप, मैं समझाता हूँ। ज़ीरो इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी, थोड़ा रुकिए, एक डस्टर नया मंगाना पड़ेगा। पी आई मतलब पी आर इज इक्वल टू पी ऑफ एफ। ये कहना चाहता है कि अगर if applied force to an object within momentum is zero, then momentum if constant, then momentum will remain constant and every distance of time is p initial is equal to p final, मतलब momentum सेम रहेगा।
मेन ये है कि मोमेंटम सेम रहना चाहिए और मोमेंटम सेम रहेगा। जैसे डेल्टा पी कॉन्स्टेंट है, एफ नेट जीरो पर, मतलब जीरो इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू पी एफ। बहुत एज ए स्टूडेंट मुझे पता चल रहा है पढ़ाना बहुत मुश्किल है, बट अच्छा लगता है। अब कंजर्वेशन ऑफ, इसके बाद में एक ग्राफ वाला आ जाता है, पी ग्राफ मिटा रहा हूँ जगह नहीं। इसमें मैं आपको एफ एवरेज का निकालूंगा और इसमें मैं आपको एफ इंस्टेंटेनियस का निकालूंगा। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डी पी बाई डी टी। सॉरी इतना अच्छा कब से हो गया। देखिए स्लोप का ध्यान रखिए, स्लोप जितना मैं बताता हूँ आपको, जैसे P1 P2 P1 P2 P1 P2, ग्राफ में कुछ डिफरेंस नहीं है, लॉजिक के अंदर डिफरेंस है। लॉजिक है एफ एवरेज, इसका आ जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इसका एफ एवरेज आ जाएगा। अब टेन थीटा क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? डी पी, और बेस क्या है? डी टी। अब मुझे स्लोप देखना है, स्लोप 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 पे पूरा गेम है, स्लोप का पूरा ही गेम है। जैसे आप देखिए स्लोप, देखिए स्लोप जिसका जितना बड़ा, देखिए स्लोप जिसका जितना बड़ा उसका डेल्टा पी उतना बड़ा, डेल्टा पी उतना बड़ा उसकी एफ एवरेज ज़्यादा बड़ी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन पर बेस्ड है। देखिए अब आप मुझे बताइए एफ ज़्यादा, एफ बी ज़्यादा या ए ज़्यादा? मैंने कहा था स्लोप जिसका ज़्यादा उसका फोर्स ज़्यादा, स्लोप बी का ज़्यादा, फोर्स इसकी ज़्यादा, तो बी ज़्यादा ए छोटा। इसी के साथ हमारा स्लोप वाला टॉपिक भी पूरा होता है। देखिए याद रखिएगा, मैं आपको बात बताना भूल गया, सेकेंड ओके, अगर इस देखिए अभी इस टॉपिक के अंदर आपको स्लोप निकालना, मतलब इस ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको स्लोप निकालना है, पर इम्पल्स जैसे क्वेश्चन में आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया निकालने का मतलब जैसे मैं बता दूँ, स्लोप यानी स्लोप तो आप समझ ही गए, स्लोप निकालना, और इम्पल्स का मतलब एक निकाला। तो मैंने आपको इम्पल्स बताया, इसका मतलब मैं आपको आगे इम्पल्स बताऊंगा। इम्पल्स, इम्पल्स इसकी डेफिनेशन है, इम्पल्स इज इक्वल टू, मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम एट वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम। इसका मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम एट अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इसका मैं आपको डेरिवेशन बता दूँ, मतलब बेस्ट एस डेरिवेशन मुझे इस चैप्टर में किसी ने लगाया था वो इस तरह। इसका मैं आपको पूरा ब्लू पेन से बताऊंगा।
एफ इज इक्वल टू एम ए और एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा और एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, मतलब एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी, मल्टीप्लाई में चला गया। अब इसका हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। मुझे लगता है इंटीग्रेशन आपने सीख लिया होगा। एफ का इंटीग्रेशन ये टी का हो रहा है तो एफ बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पीछे बचेगा डी टी इज इक्वल टू डी पी। लिमिट्स इंटीग्रेशन में रखनी पड़ेगी। टाइम का 0, टाइम का 1, पी 1 पी पी 2 टी 0 डी टी डी पी। इसका मतलब जो होगा डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, एफ इंटू टी माइनस 0 इज इक्वल टू पी 2 माइनस पी 1 इज इक्वल टू आई। मतलब एफ टी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू इम्पल्स। मतलब डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्पल्स। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया टॉपिक है ये। प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेशन, और बहुत ही कम वक्त का टॉपिक बचा है। इम्पल्स हमने पढ़ लिया। इसके बाद कौन सा टॉपिक बचता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके थोड़े से क्वेश्चन हैं वो आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन तो नहीं कह सकता। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ईजी है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर मैं आपको पहले सबसे पहले डायग्राम बना के सिखा देता हूँ। ये टेबल बनाई है, पूरा डायग्राम है, मैं कच्चा ही हूँ। ये बुक है, देखिएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। मैं नीचे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इसीलिए मैंने पहले में रहेगा। If a force is applied to an object, it is equal and opposite in magnitude. ठीक है। If a force is applied to an object, it is equal and opposite to its magnitude. मतलब जैसे देखिए, आपकी एक इस पे कांटेक्ट फोर्स लग रही। अभी मैं इसके ऊपर टाइप्स ऑफ फोर्सेस बनाऊंगा, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस बनाऊंगा। हेल्प मिलेगी आपको, बिल्कुल मिलेगी, अच्छी हेल्प मिलेगी। कांटेक्ट फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा कांटेक्ट फोर्स अपोजिट टू द टेबल ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वी कांटेक्ट फोर्स। अब टेबल पे लग रहा है एम एफ पी टी। अभी कांटेक्ट फोर्स को अगर हम नेग्लिजिबल माने, मतलब नेग्लिजिबल तक भी माने, तो इस पे लगेगा वी एफ एफ टी बी। देखिए, equal and opposite forces acting on a body, equal and opposite forces, मतलब एफ डी टी इज इक्वल टू एफ बी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टी बी। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। मतलब F1,2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2,1। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यही है जो रामबाण राज। अभी मैं आपको समरी दे देता हूँ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जल्दी से। मतलब समरी, सारे न्यूटन्स लॉ की मैं समरी दे देता हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब इफ अ बॉडी इट्स टेंड्स टू बी रिमेन इट्स, मतलब इफ अ बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन एंड इट कांट चेंज इट बाय हिमसेल्फ। ठीक है। इनर्शिया 3 टाइप का होता है, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब मैथमेटिकल डेरिवेशन मास ही है, तो इसके हिसाब से ये हो गया। अब बाकी आप आ जाते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन इंक्लूड हो रही है, बहुत
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन इंक्लूड हो रही है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर इम्पल्स भी आ जाता है। इम्पल्स का हमने इंटीग्रेशन किया, उसकी वैल्यू निकाली, तो इसके साथ हमने ग्राफ का इम्पल्स का हम एरिया लेंगे, बल्कि उसका हम स्लोप लेंगे। जब लूटस थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने क्या किया, एफ बी टी इज इक्वल टू माइनस एफ टी बी, मतलब एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है एन ऑब्जेक्ट पर, ठीक है।